बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल पर। जैसा कि लगभग एक माह पूर्व आपको एक कम्युनिटी पोस्ट दिया था मैंने, जिसकी हेडिंग थी ये, आप, आपकी पत्नी और आपकी माँ, ज्योतिष विज्ञान चैप्टर 215। या यूँ कह सकते हैं, यानी ऐसा माना जा सकता है कि ये एक चैप्टर नहीं, एक शोध है आपके और मेरे और हर किसी व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है। इसे आप अनुभव मान सकते हैं या इसे हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या मान सकते हैं कि हमें इन चीज़ों के बीच रहना है, इन्हीं के बीच से गुजरना है और इन्हीं के बीच का सामंजस्य देखना है। हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, या यूँ कहें कि ये ताना बाना अगर उलझ गया तो समझ लीजिए जीवन उलझ गया, और अगर ये ताना बाना सुलझ गया तो आप साक्षात धरती पर स्वर्ग का आनंद लेंगे। और ये कोई नई बातें नहीं हैं। और इस चैप्टर में मैं वास्तव में एक भी नई बात आपको नहीं बताऊंगा, नहीं बता सकता, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, इन सब चीज़ों से गुजरे हैं। मैं तो आपके सामने इनको सिर्फ बिखरे हुए पन्नों के, जो जैसे कोई किताब बिखरे हुए पन्नों में होती है, उनको सिर्फ समेट करके रखने की कोशिश मात्र करूँगा। क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ, लेकिन हाँ इतना सा है, हम इन बिखरे हुए पन्नों को अगर कलेक्ट कर लें और एक बार पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि उसको सिर्फ एक बार समझने की कोशिश करें, तो आप, मैं और हर वो व्यक्ति जो इस समस्या से, इस चक्करघन्नी में पिसा हुआ है, वो बेहद आसानी से समझ सकता है, समझा सकता है और अपने जीवन की बागडोर बहुत आसानी से संभालते हुए अपना जो भी समय है, अपना जो भी इस जीवन का पूरा टाइम है, उसको आनंदपूर्वक जी सकता है। कितना होगा कितना नहीं होगा, इस बात की कहीं कोई गारंटी नहीं, कहीं कोई आश्वासन नहीं और कोई वादा कभी किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हर घर एक अलग दुनिया है, हर घर एक अलग स्थिति लेके आगे चलता है, या यूँ कहूँ कि हर घर की एक अलग अलग कहानी है, अलग अलग उसका वातावरण है। लेकिन उसी अनुसार अगर उसके लोग हैं तो उसी अनुसार उसके सॉल्यूशन भी है, यानी जैसी समस्या वैसा उसका सॉल्यूशन होगा। और वो किसे ढूंढना है? वहीं रहने वाले व्यक्तियों को। इसलिए आज मैंने 3 कैरेक्टर चुने हैं, बल्कि आप देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग जब आते हैं, या यूँ कहूँ कि ये जो विषय है ना, ये ज्योतिष विज्ञान से थोड़ा सा साइड का विषय है, ज्योतिष विज्ञान से अलग बिल्कुल नहीं है। साइड का क्यों है, उसको साइड में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कहानी घर घर की है, और जब कहानी घर घर की हो तो ज्योतिष विज्ञान उसमें कितना अपनी रूपरेखा निभाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी उसका कोई परिमाण नहीं है कि ये वास्तव में ये अपना काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको ज्योतिष विज्ञान के नज़रिए से देखते हुए, या यूँ कहूँ कि ज्योतिष विज्ञान और आपका थोड़ा सा सहयोग, समझदारी वाला, अगर दोनों को साथ मिला दिया जाए, तो मैं क्या मतलब दुनिया का कोई व्यक्ति ये शायद ही कभी सुनेगा कि फला घर में लड़ाई हुई, फला घर में ऐसा हुआ, फला घर में वैसा हुआ। इवन आप खुद भी आश्चर्य करेंगे कि सब तरफ हंगामा, लेकिन अपने घर में शांति क्यों है? उसके लिए ज्योतिष विज्ञान और आपकी समझदारी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आज का चैप्टर है, आज का जो विषय है, इन सब को बिल्कुल खुल करके सामने लाने का प्रयास करें। वीडियो कितना लंबा होगा मैं नहीं जानता, हो सकता है कि 15 मिनट में मैं मेरी बात ख़त्म कर दूं, हो सकता है मुझे इसके लिए 2 घंटे भी लग जाएं। फिर भी कोशिश करूंगा आप जितना सुन पाएँ, जितना समझ पाएँ, उतना कुछ ना कुछ यहाँ से ग्रहण करके जाएं। और वो ग्रहण करके जाएं, अगर ऐसी समस्या आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी, आपकी बहन, आपके भाई, किसी न किसी के जीवन में अगर चल रही हो, तो कहीं ना कहीं उसे हम मिटाने का प्रयास कर सकें। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान को सीखने का सीधा सीधा अर्थ है आप एक मोटिवेटर भी बनते हैं। क्योंकि आप अगर किसी की समस्या का सुलझारा कर रहे हैं, सबसे पहले स्वयं समझकर, अपनी समस्या का ख़त्म करके अगर आप सक्षम हो गए हैं दूसरों की समस्या को सुलझाने में, तो आप ईश्वर की अनुकंपा समझिए इसे अपने ऊपर, कि आप किसी और के काम आने लायक बने। वरना ये जीवन तो एक श्वान, एक गाय, एक कुत्ता बैल हाथी, या जो भी जानवर आप देखते हैं उसके समान ही हो जाता है। वो जन्म लेता है, खाता है, पीता है, मौज मजा करता है, जो उसकी दैनिक दिनचर्या वो करता है, और एक दिन किसी न किसी कारण से दुर्घटना में या ऑटोमेटिकली या स्वतः ही जो मृत्यु होती है वो हो जाती है। अगर हम इंसान किसी के काम आए,
अगर हम इंसान किसी की मदद कर पाए, अगर हम किसी बिगड़ी को सुधार पाए, तो समझ लीजिए वास्तव में मानव जीवन का अर्थ सिद्ध हो गया। वरना तो रोज़ उठना, रोज़ खाना, रोज़ पीना, रोज़ सो जाना और रोज़ दैनिक क्रियाकलाप करते हुए आगे बढ़ जाना, ये जीवन यही है। आपने इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, ये आपकी उपलब्धि है। भगवान ने आपको क्या दिया था, वो भगवान ने जिस समय दिया वो हो गया। लेकिन आप जाते समय इस दुनिया से ईश्वर को क्या देंगे, और बाकी जो लोग नीचे आपको याद रख रहे हैं उसमें आप लोगों को क्या देकर जा रहे हैं कि हाँ उन्होंने एक ये ज्ञान दिया था, ये हमारे लिए किया था, जिसकी वजह से आज हमारा इतना भला हो रखा है, या हम यूँ एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर ये वाली चीज़ भी अगर हम कर पाते हैं तो आप समझिए हमारा जीवन सार्थक है। तो मेन मुख्य मुद्दे की बात यही है कि ये जो विषय है इतना जटिल विषय है। हिंदुस्तान के 90% घरों के अंदर अगर समस्याओं का कारण है ना, तो ये ट्रायंगल है। इसी ट्रायंगल की वजह से समस्याएं जन्म लेती है। वरना आप देख रहे हैं शादी के पूर्व माँ और बेटे में कभी लड़ाई नहीं थी, शादी के बाद पति और पत्नी में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जहाँ ये ट्रायंगल है वहाँ ये लड़ाई है। आप यूँ समझ सकते हैं शादी के पूर्व आप और आपकी माताजी या जो भी व्यक्ति ये वीडियो सुन रहा है उनमें किसी को भी अपन एक उदाहरण मान सकते हैं कि शादी से पूर्व माँ और बेटा घर में कोई लड़ाई नहीं, शादी के बाद माताजी कुछ समय बाद अगर देहांत हो जाए और सब कुछ सही चल रहा हो, पति पत्नी रह जाएं, तो पति पत्नी में कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई का कारण अगर बना है किसी घर में, मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में या मेरे घर में या किसी घर में ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर कहीं ये बन रहा है तो ये जो ट्रायंगल है इसे समझना बहुत ज़रूरी होगा। ये जो ट्रायंगल है इसी की वजह से कई बार बातें इतनी ज़्यादा उलझ पड़ती हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम का जो समाधान निकालना शुरू करें तो कौन से सिरे से करें। क्योंकि कई बार स्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती है कि कोई किसी के लिए सुनना नहीं चाह रहा, माँ बेटे के लिए नहीं सुनना चाह रही, पत्नी अपने पति के लिए नहीं सुनना चाह रही, या पत्नी किसी और के लिए नहीं सुनना चाह रही, जिसकी वजह से निशाना बनाया जा रहा है। यानी जहाँ समस्या है वो केंद्रित ना होकर के बस इर्द गिर्द समस्या घूमती है, और ये इर्द गिर्द समस्या घूमना समस्या की जड़ तक पहुँच पाने में ही हमको मतलब विघ्न डालता है, रोक देता है, हम पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए उस समस्या का सुलझारा कभी हो नहीं पाता है। मैं समझ रहा हूँ ये अभी तक का 7-7.5 मिनट का वीडियो हो गया है और ये अभी तक बातें घूम रही है बस खाली इसके अंदर, समस्या कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ क्या है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए और मैं वास्तव में आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज तक 214 चैप्टर जो इसके पूर्व तक बनाए ना, कभी इतना सोचना नहीं पड़ा मुझे। जब विषय बनाना होता था कुछ देर लगती थी, नोट्स बनाता था, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या बोलना, वो सब तैयार करके आप लोगों के सामने पेश कर देता था। लेकिन इस विषय पर मुझे बहुत समय हो गया, बल्कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये विषय कितना जटिल है। जब मेरे लिए इतना जटिल है तो सोचिए जिनके साथ बीत रही है वो कितना जटिलता से अपना जीवन जी रहे होंगे। यानी इस पर कहाँ से बात शुरू की जाए, किसे दोषी साबित किया जाए और किसे दोष से मुक्त रखकर जीवन जीने के लिए कहा जाए, या यूं कहें कि सबको ही बाहर निकालते हुए सबका जीवन ठीक करने का प्रयास किया जाए। ये कड़ी ही कई बार नहीं मिल पाती और मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन देखा 1 महीने से मैंने पोस्ट डाली हुई कि मैं जल्दी ला रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन नहीं ला पाएगा। मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये किसको किधर से रिप्रेजेंट करूँ, किसको किधर से सही करूँ, क्योंकि आप भी सही होंगे, आपकी पत्नी भी सही होंगी और आपकी माँ भी सही होंगी। गलत इसमें कोई है ही नहीं, तो गलत कौन? परिस्थितियाँ। शादी जिस मन से हम करते हैं उस मन के बाद में, यानी उस शादी के बाद उस जब घर में दैनिक दिनचर्या होती है, नॉर्मल सब चलने होता है, तो क्या वो मन रह जाता है या और खुश हो जाता है या बिल्कुल ख़राब हो जाता है या नॉर्मल रह जाता है? ये सारी चीज़ें ही जानने का विषय है। चलिए अपन शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स के साथ में आगे बढ़ते हैं ताकि ये विषय कैसे क्या हम समझेंगे इस बारे में पूरी बात की जा सके। तो दोस्तों जैसा मैं बता चुका हूँ विषय बहुत अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से ही समझना होगा। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, नेचर, एज डिफरेंस, शरीर की ज़रूरतें, अलग अलग समय का संघर्ष देखा है जीवन में, बचत या खर्चीला स्वभाव, और भी बहुत सारे पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है, बल्कि आपने भी देखा होगा, घर घर की कहानियों में लोगों के 2-2, 4-4 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन समाधान फिर भी कई बार नहीं मिलता। मीटिंग पे मीटिंग होती है लेकिन सॉल्यूशन नहीं। वास्तव में ये समस्या क्या है कि शादी होने के बाद में उस घर के अंदर वातावरण दूषित हो जाता है, या यूँ कहूँ कि मतलब बहू और सास में लड़ाई, यानी सास बहू की लड़ाई। इस बीच के अंदर ये आप या जो भी हमारा विषय है आज का, कौन व्यक्ति इसमें पिस रहा है।
तो वो व्यक्ति अपने आप को समझे इसमें, या आप हैं या कोई भी हो सकता है, उसे ये समझना होगा कि अगर आप इसमें पिस रहे हैं तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, शादी आपने की, पत्नी लाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है सास इनसिक्योर समझ रही हो कि यार अब आ गई है ये, शायद मुझ पर हुक्म चलाए, क्योंकि हम ज़माने को देखते आए हैं। कहीं सास भारी पड़ रही है, कहीं बहू भारी पड़ रही है, तो दोनों के मन में एक अजीब सा डर है। और ये डर क्यों है? इस नेचर की वजह से, क्योंकि एक अब बहू बनी है और एक अब सास बनी है। सास को अपना नेचर का डर है, बहू को अपने नेचर का डर है। इसके बाद एज डिफरेंस निश्चित है, दोनों में एज डिफरेंस में कम से कम 20-25 वर्ष का अंतर होगा ही होगा। उसी के साथ शरीर की ज़रूरतें अलग अलग है, यानी एक जो भी नई बहू आई है उसकी ज़रूरतें बिल्कुल अलग है, उसका शरीर फिट है, उसका सब कुछ है, उसकी फुर्ती अलग है, उसका काम करने का अंदाज़ अलग है, उसको दुनिया का सोचने का नज़रिया अलग है, हर चीज़ उसके लिए बिल्कुल अलग है। अलग अलग समय का संघर्ष। अभी अलग अलग समय का संघर्ष क्या आपने बहुत सी बार सुना होगा। कई बार लोग अपने पुराने किस्से सुनाते कि हम देखो जब आए थे शादी करके तो घर में कुछ भी नहीं था, एक कटोरी चम्मच नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, पलंग भी नहीं था, नीचे सोते थे, ये करते थे, बच्चों को बिल्कुल गीले में नहीं सो करके मैं खुद गीले में सोती थी और उनको सूखे में सुलाती थी। तो ये हमारा संघर्ष है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी को सुनाने में हो सकता है ये उतना ही बुरा लगे। अगर ऐसा हो तो फिर हम यही उम्मीद करें कि अभी भी गरीब रहें और जो बहू आई है उसको भी वैसा ही करें। हो सकता है अगर ये हो तो वो बहू आपके घर में आती नहीं, गरीबी में कौन आना चाहेगा। भगवान ने आपका हाथ पकड़ा और आज आपको ऐसे अच्छे मुकाम पर ला दिया जहाँ हर कमरे में एक एक डबल बेड लगा है, हर कमरे में एसी लगा, हर कमरे में सुविधाएं पूरी है। किचन देखो तो शानदार वेल सेटल हो रखी है, मकान देखो तो ज़बरदस्त, घर में देखो तो एक्सयूवी खड़ी है, 4 व्हीलर खड़ी है, 2-2 3-3 2 व्हीलर खड़े, कुल मिला के हर तरह से सुखी संपन्न हो। तो एक बात करने के लिए ज़रूर अच्छा विषय हो सकता है, लेकिन किसी को ताना मारने के लिए ये वास्तव में घर को बिगाड़ने का विषय बन जाता है। जब हम किसी को ये सुनाएं कि देखो पहले कुछ नहीं था और आज सब कुछ है, तो या तो हमने उसके ऊपर ये जता दिया कि देखो हम तुम्हारे लिए ये सब किए हैं या अपने लिए किए। ये सबसे पहले एक प्राथमिकता है जिसको चुनना पड़ेगा। इसको नहीं चुनेंगे ना तो समझ नहीं पाएंगे कि हम सुना रहे हैं या हमने वास्तव में अचीवमेंट ले लिया है। तो ये जो समय समय का जो संघर्ष है ना, मैं कहूँ इसको बंद कर देना चाहिए। जिसने जो देखा, आपने क्या हो सकता है जिस लड़की को हम लाए हैं बहू बनाकर, उसके पिताजी ने भी वही समय देखा हो, उसने भी वही सारी चीज़ें देखी हो, लेकिन उन्होंने तो नहीं थोपा क्योंकि वो उनकी बेटी थी। अपनी बहू है तो अपन थोप दें। हो सकता है, मैं नहीं कहता कि आप ऐसा करते हो, लेकिन अगर ऐसा करते हो, मैं सिर्फ मैंने क्या कहा आपको सबसे पहले इस वीडियो में, बिखरे हुए पन्नों को सिर्फ समेटने मात्र की कोशिश। कौन सा पन्ना अपने काम का है वो रख लो, जो काम का नहीं है उसे फेंक दो या फिर हटा दो। हो सकता है वो किसी और काम का हो। यानी हम अगर पहले से सुधरे हुए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। नहीं सुधरे हुए हैं या थोड़ी कमी अपने को लगती है और अपने को लगता है ये वीडियो देखकर कि हाँ यार ये वाली कमी अपने में है, इसको सुधारा जा सकता है, तो बिल्कुल इसको सुधारने का प्रयास कर देना चाहिए। यानी वो पन्ना अब आपके काम का है, अपने पास रख लो। तो ये जो समय समय का संघर्ष है, इसका एक्सपीरियंस अच्छी बात है, पर एक्सपीरियंस का बखान करना किसी को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल गलत हो सकता है। बचत या खर्चीला स्वभाव। हो सकता है जो सास पहले आई थी उस समय इतना साधन मौजूद, बल्कि सही बात है जो 50 साल की महिला है आज वो सास बनी होगी, इतना तो उम्र चाहिए ही चाहिए किसी को सास बनने के लिए। अपन आज बिल्कुल नई नवेली जो सास है, बिल्कुल आज ही सास बनी हो, उसकी अगर उम्र की कोशिश करें जानने की तो निश्चित मान के चलिए वो 45 से 50 के बीच रही होगी। और आज आप देख सकते हैं 45 से 50 साल पहले क्या सुविधा थी जब वो स्वयं सास बहू बन करके आई थी। बहुत कम साधन थे, टीवियाँ भी बहुत कम घरों में थी, टेप भी कम घरों में होंगे, म्यूजिक या मनोरंजन के साधन कम थे, आना जाना कम था, लोग बसों में या ट्रेनों के 4th क्लास डब्बे में या जो जनरल क्लास डब्बा होता है उसमें सफ़र करते थे। या यूँ कहूँ कि मतलब वास्तव में वो एक संघर्ष का दौर था, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल गया है। हो सकता है कि उस बुजुर्ग शरीर को अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत उतनी ना पड़ती हो, लेकिन आज जो युवा है उन्हें वो सारी चीज़ें चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो बचत और खर्चीला स्वभाव है ये सिर्फ इसी बात पर तय है कि जब पहले कुछ खरीदने को ही नहीं था तो निश्चित बचत ही होती थी और इनकम भी उतनी ही होती थी, लेकिन आज खरीदने को अथाह संसार है तो क्यों ना इंसान उसका इस्तेमाल करे। और आपकी जेब में अगर पैसे हैं तो निश्चित है वो फिर जेब में रखने के लिए तो पैसे नहीं कमाए अपन ने या अपने पति ने या अपने को मिले हैं, तो उसका निश्चित तौर पर हर कोई उपभोग करना चाहेगा। भोग विलास का जीवन है, जिसको सुविधा मिलती है वो निश्चित तौर पर करना चाहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये विषय नहीं है लड़ने के, कहीं ना कहीं ये विषय बिल्कुल भी नहीं है किसी को नीचा दिखाने के, अपने को सिर्फ ये समझना मात्र होगा। अगर ये हम समझ गए हैं तो ये मान के चलिए कि मतलब
झगड़े की जो 70 to 80% वजह है ना, वो सब ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यानी ये अगर नहीं किया मन ने, मैंने हालांकि बहुत कम पॉइंट लिखे, लेकिन हर घर के लिए अलग ज़रूरत है, हर घर के लिए एक अलग विषय है, हर घर के लिए एक अलग वाद विवाद का टॉपिक है। इसमें और लोग भी कूद सकते हैं, मैंने 3 ही लिखे। हो सकता है जो बहू है उसकी ननद हो सकती है, उसकी ससुर हो सकते हैं, उसके और जेठ जेठानी देवर देवरानी, ये कोई भी इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल परिवार है। इन तीनों को लेकिन सदा साथ रहना है। जब तक ये पति और पत्नी स्वयं साथ रह कर के अलग ना हो जाए अपनी माँ से, तब तक तो ये परिवार रहेगा। अलग हो गए तो बात ही अलग हुई। जैसे जेठ जेठानी को अलग कर दिया मैंने, क्योंकि वो एक अलग इंडिविजुअल है, वो अलग होकर के जाएंगे। देवर देवरानी वो भी अपना परिवार बनाएंगे। बहनें यानी ननदें हैं तो वो अपना परिवार बना लेंगे, रहेंगे पीछे ये के यही। इसलिए झगड़ा कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर होगा, इन्हीं से शुरू होगा और इन्हीं पर ही ख़त्म होगा। वो ख़त्म होगा कि नहीं होगा, ये सब हमारे को देखना है। यहाँ इस व्यक्ति का कितना बड़ा रोल है, आप अभी स्वयं चेक करेंगे। ये वीडियो मैं जानता हूँ आज लंबा होगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। सब्र हो, पेशेंस हो आप में, और आपके घर में वास्तव में ऐसी समस्या हो तो ही आपको इस विषय में आनंद आने वाला। लेकिन मैं ईश्वर से कल्पना करूँगा कि जो सुन रहे हो बिल्कुल उसको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जिनके घर में इसकी ज़रूरत है ज़रूर उन तक इस चीज़ को पहुँचाएँ, उनको समझाएँ, स्वयं समझ करके एक मोटिवेटर का काम करें। आज इस विषय को समझ करके आपको अपने लिए एक जिम्मेदारी पालनी होगी कि जिस घर में भी ऐसा है जो ज़्यादा दुखी है, उनको ये समझाना होगा, ये चैप्टर ही शेयर कर देना होगा। एक बार वो अगर समझ लेंगे, उसके बाद आप मौखिक रूप से उनको समझा देंगे, निश्चित तौर पर उस प्रॉब्लम में अगर 10% भी सॉल्यूशन मिलता है तो हम धन्य समझेंगे अपने आप को। एक बहन का भी घर अगर इस वीडियो के माध्यम से, आपके समझाने के माध्यम से अगर सही हो जाए, उसके घर के अंदर समस्याएं खत्म हो जाए, तो समझ लेना आज तक जो मैंने इस यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं उन सब का सही मूल्य मुझे मिल जाएगा। अगर एक बहन का घर भी जीवन में सुखी हो जाए, उसके घर में लड़ाई खत्म हो जाए, सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाए, और ये जो आप यानी वो जो पति है वो समझ जाए कि मुझे किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो मेरा अभी तक का 5 साल का जो कैरियर है, बल्कि 5 साल से ज़्यादा का जो कैरियर है, वो मैं सार्थक और सफल समझूंगा। अन्यथा लोग यूट्यूब पर आते हैं पैसे कमाने, अपने वीडियो बनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एंटरटेनमेंट जो भी वीडियो बनाते हैं, आके चले जाते हैं। अर्थ नहीं है उस जीवन का। इसलिए मैंने आपको कहा शुरू में कि ये चैप्टर मेरे को बनाते हुए कितना अंदर से मैंने महसूस किया है, क्या सोचा है, कितना मैंने विचार किया है कि यार कैसे समझाऊं मैं इस बात को कि ये बहुत ही सरल विषय है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है कि इसकी वजह से तलाक जैसी स्थितियाँ देखनी पड़ती है, क्योंकि समझना कोई चाहता नहीं है। एंड में आकर के सॉल्यूशन यही है कि भैया तलाक कर दो, अलग अलग कर दो, क्योंकि कब तक कौन घुटेगा? ना तो सास घुटने वाली है, ना ही वो बहू घुटने वाली है। गलत कोई घटना घटे, कोई जहर खाए, कोई फांसी लटके, उससे अच्छा है कि समय रहते सब अलग हो जाओ। लेकिन अपना ये उद्देश्य, या हर कोई भी व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि इस स्थिति पर पहुँचे। इसके लिए सॉल्यूशन है। इसलिए मैं आपको से बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि ये विषय बहुत ही ज़्यादा मर्मस्पर्शी है, यानी कि ये इसमें कहीं गलती हो जाए, कहीं चूक हो जाए तो घर के घर बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी रोल निभाएंगे, मेरे साथ इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे किसी घर में जहाँ आपके आसपास परिवार में दिख रहा हो, कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है किसी बहन का घर बच जाए। हालांकि दोनों ही शादी बाद में कर लेंगे तलाक होने पर, लेकिन सेकंड शादी सेकंड ही होती है। कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कई प्रकार की मर्यादाएं होती है, कई प्रकार के डर होते हैं। तो क्यों न पहली शादी को ही ढंग से सुधार लिया जाए। बात अगर तलाक तक चली गई है या नहीं सुधरने का विषय, तो वो होकर रहेगा, हम भी जानते हैं। लेकिन जब तक हम नाव को डोर से पकड़े हुए हैं, हो सकता है नाव दूर न जाए, अपने पास खिंच जाए, लेकिन पानी का बहाव तेज है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो फिर अलग विषय। लेकिन हमें हमारा प्रयास नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे में दखल अंदाजी। अब ये क्या मतलब है अंदाज? तो एक दूसरे में से मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहू सास के किसी मामले में इंटरफेयर करे, उसको हक भी नहीं है और वो करेगी भी नहीं। बहुत कम, कोई 90% ऐसे केसेस में तो मैंने नहीं सुना और ना ही कभी देखा हो, ना आपने भी कभी ऐसा नहीं पाया होगा कि बहू किसी के मामले में इंटरफेयर करे। हाँ, लेकिन सास इंटरफेयर कर सकती है, बहुत सारे मामलों के अंदर अपनी दखल अंदाजी दिखा सकती है। देखिए, मैं फिर से कहूँगा, मैं कहीं से भी सास जो बनी है उसको, उसके दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन ऐसा अक्सर सुनने और देखने में है, क्योंकि उसका हक है, वो बड़ी है, वो चाहे जो कह सकती है। बहू को उतना हक नहीं है कि वो वापस पलट के जवाब भी दे, लेकिन अगर वो जवाब देती है या उसका ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न भी अपन ने उसको दिया होगा। क्योंकि अपन किसी को 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे तो सामने वाला कब तक चुप रहेगा? क्योंकि वैसे भी आजकल लोगों की पेशेंस जो पावर है वो घट गई है।
अगर आप यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब शुरू हुआ था जब लोग 10 मिनट का वीडियो मज़े से देख लेते थे। आज उनको 1 मिनट का शॉर्ट देखने में भी स्किप का बटन चाहिए कि फटाफट 10-20 सेकंड आगे बढ़ जाएं। यानी हम बहुत ज़्यादा उतावले हैं। तो सोचिए जब हम ऐसे हैं तो फिर जो बहू है यानी वो भी अपनी ही जनरेशन की है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं जन्म ले सकती है। तो अगर एक दूसरे में दखल अंदाजी हो रही है तो हमें समझना होगा कि ये दखल अंदाजी क्यों है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर वास्तव में ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल इस मामले को रोक देना चाहिए। ये सास के लिए है विशेषकर पॉइंट। निगरानी रखना एक अलग विषय है, और उस निगरानी रखते हुए किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चरबाजी करना या किसी को अलग अलग विषय से प्रताड़ित करना या उसको बिना मतलब में सुना देना या और किसी भी बात का कुछ मैटर हो सकता है वो करना, वो देखो समझ का विषय। इसलिए मैंने आप लोगों को शामिल किया है कि आप स्वयं भी उस परिवार को देखे जाकर कि वास्तव में कौन टॉर्चर कर रहा है, कौन दखल अंदाजी कर रहा है। क्योंकि टॉर्चर की भाषा और एक समझाने की भाषा दोनों बहुत अलग अलग होती है। बिल्कुल आसानी से समझी जा सकती है कि कौन कहाँ कैसे समझा रहा है या कौन कहाँ किसी को पिन चुभा रहा है। ज़्यादा नहीं बताएंगे इस बारे में, आप स्वयं समझदार हैं। अलग अलग परिवार की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। समय समय पर मायके भेजने पर आनाकानी। अक्सर मैं देखता हूँ या आप भी देखते होंगे, बहू जब जाना चाहती है उसे नहीं भेजा जाता है, या वो जाना चाहती है 10 दिन उसे 5 दिन में बुला लिया जाता है। आगे मैं बताऊँगा इसका कारण क्या है या हमने क्या समझ रखा है इसके पीछे। तो ये सबसे बड़े कारणों में से एक है, बल्कि होना ये चाहिए कि बेटा तुम्हें जाना है, बिल्कुल पूछो ही मत हमसे जाने के लिए, अपनी मर्जी से जाओ, सिर्फ बता दो कि हाँ भाई जा रही हूँ, हम कभी मना नहीं करेंगे। और आप भी कभी उसे ये मत कहो कि फला तारीख पे आ जाना, इतना सा कहो कि बहू जो तेरा घर है, तुझे जब अच्छा लगता है वापस आ जाना। मैं कह रहा हूँ ये करके देखो आप लोग, गारंटी है कोई बहू आपकी उम्मीद से अगर ज़्यादा रुक जाए तो मुझे कहना। बस आप इतनी उम्मीद ज़रूर रखना कि भाई बहू मान लीजिए किसी का ससुराल मायका मतलब दूर है, और अगर साल में अगर एक ही बार जाने की उसका सेटिंग बैठती है या एक ही बार जा पाती है, तो बेहद सिंपल सी बात है कि जब गर्मी की छुट्टियां होंगी, यानी जो अपना मई जून का महीना होता है, 1 महीने के लिए लगभग वो अपना प्लान करके चलेगी। आप उसे कह दो बस कि तेरी इच्छा हो जब जा, तेरी इच्छा हो तब आ। इसमें भी स्टाइल होनी चाहिए, इसमें भी अंदाज होना चाहिए। उसे सुनाना नहीं कि तेरी मर्जी हो जब आ, तेरी मर्जी हो जब जा, नहीं, ये नहीं। बेटा देखो तुम्हारा घर है, तुम्हें जितना दिन अच्छा लगता है आराम से जाओ, और जब लगता है कि अब अपना काम हो गया, परिवार को पीछे ज़रूरत है, आ जाना। आप उसे ये जिम्मेदारी दोगे ना, वो 10 बार सोचेगी जब भी वहाँ रहेगी कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है, मुझे कितने दिन रुकना चाहिए, कितने दिन नहीं रुकना चाहिए। ये उसे स्वयं तय करने दो पहले दिन से। अगर आप ये जिम्मेदारी उसे देते हैं, गारंटी मान के चलिए जीत आपकी है। समय से पूर्व आपके पास वो खड़ी होगी, और जब वास्तव में ज़रूरत होगी तभी वो जाएगी। आपने अगर उसे पिंजरे के तोते के समान रटाया कि हाँ ये कर, वो वही करेगा, ये मत कर, वो नहीं करेगा। इस पे खड़ा हो जा, एक पैर पे खड़ा हो जा, एक पैर पे नहीं ऐसा हो जा, वो बिल्कुल वही स्थिति बन जाएगी। तो अपने को सदैव इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोड़ो, बिल्कुल ढील दो इस मामले में, क्योंकि वो अपने लिए यहाँ गुलाम बनकर नहीं आई है, वो एक स्वतंत्र जीवन जीने आई है, बहुत सारी उमंग लेके आई है, बहुत सारे सपने लेके आई है, जिसको अगर मायके जाने आने के नाम पर ही अगर बंद कर दिया जाए तो सोच लीजिए आपने उसके मानसिक चरित्र का, मानसिक उसकी जो रूपरेखा उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि उसे सदैव यही डर लगा रहेगा कि यार अब मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, कितने दिन जाऊं, क्या नहीं करूं। यानी आपने उसकी एक बहुत बढ़िया एनर्जी लेवल को डाइवर्ट करके सिर्फ मायके आने जाने के विवाद में ही फंसा दिया। हो सकता है वो कुछ प्रोडक्टिव करने वाली हो सकता है बहुत सारी बहुएं जो मायके ससुराल आकर के फॉर्म भरती है कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, वो एग्ज़ाम दूंगी, उसमें वो अगर सफल नहीं हो पाती तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चिंताएं हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, माता पिता से दूर रहूँगी, पास रहूँगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों में उलझा के रख दिया, जबकि अपना कर्तव्य क्या है, उसे फ्री छोड़ो इन सब चीज़ों से। आपने अगर बंदिश अपने तक रखी है तो आप बन गए, आप जेल में फंस गए। लेकिन अगर आपने उसे ये सब बंदिशें दे दी, भाई तेरे को जाना है, तेरे को आना है, अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से जब मजा कर, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, आप फ्री हो गए। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये बहुत सारी फिल्मों में आपने सुना होगा। ये इसका मतलब ये होता है कि अपने तक हेडक कम रखो, अपने तक जिम्मेदारी मत रखो, आगे जिम्मेदारी पास करो ताकि लोग जाने, लोगों का काम जाने। तो दोस्तों ये जो मायके आने जाने वाला सीन है, ये बहुत से घरों में विवाद का कारण है। इसलिए इस मामले में न्यूट्रल हो जाएं, मर्जी हो तब जाने दें, मर्जी तब आने दें, वो अपने आप समय अनुसार आ जाएगी। जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक उसकी मर्जी चल सकती है कि हाँ भाई
ज़्यादा रह लेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, उनकी स्कूल है, उनका सब कुछ है, उनको खुद को डिसाइड करने दो कि हमें कब आना है, कब जाना है। मैं कह रहा हूँ इस बच्चों की स्कूल शुरू होने से पूर्व आपके पास में खड़ी होगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी वो खुद के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, एक दिन की भी पढ़ाई खराब हो जाए। तो ये एक विषय है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बहू के मांगलिक कार्यों के प्रति अपना दायित्व ना निभाना। अपने स्वयं के परिवार में जब भी कोई काम ऐसा हो रहा होता है, ऐसा कोई फंक्शन हो रहा होता है, तो हम समझते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लिस्ट भेज देते हैं बहू के मायके वालों को कि ये सब करो। ठीक है, कर देते हैं, करना भी चाहिए, परिवार का काम है। लेकिन एक चीज़ ये समझिए, कभी ऐसा बहू के मायके में काम हो, उसके भाई की शादी हो, उसकी बहन की शादी हो, थोड़ा सा पास पड़ोस में बुआ मामा की किसी बेटे की शादी हो, बहन बेटी की शादी हो, तो वहाँ हम सोचते हैं क्या ज़रूरत है जाने की, क्या करेंगे जा कर के। तो या अगर ऐसा हम कहीं फील करते हैं कि चलो यार ठीक है, हल्की सी कोई साड़ी इसको देते हैं या हल्का सा कोई बजट वाला काम इसके शादी में कर देते हैं, तो आप और हम ये समझ सकते हैं कि क्या ये वास्तव में उतना सही है। जितना अच्छा हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उतना क्या उनके परिवार के लिए करना है, या उससे हल्का करना है, उससे भारी करना है, या क्या करना है, ये विषय सोचने का है। देखो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस बारे में, एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा। मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ का क्या नियम है मैं आपको वो समझा देता हूँ। शायद आप जहाँ पर भी रहते हो आपके वहाँ पर भी यही नियम होता होगा। किसी परिवार में बेटी जितना खर्च करती है ना, उस परिवार के लोग उस बेटी को उससे ज़्यादा बढ़ करके देते हैं। मान लीजिए किसी बेटी का शादी में 5,000 रुपये का खर्चा हुआ, आपने बुलाया और उसका खर्चा इतना हो गया, तो लिख लीजिए इस बात को। कोई पिता या कोई माता उसकी ऐसी नहीं होगी जो 5,000 की जगह उसको 2,000 रुपये का गिफ्ट दे, या 2,000 रुपये की उसकी जो सीख होती है, उस 2,000 रुपये का जो रिटर्न लिफाफा होता है वो दे के काम चला दे। 5,000 की वो कोशिश करेंगे कि 6,000 पहुँचे, 7,000 पहुँचे, 10,000 पहुँचे, सबके लिए और छोटी मोटी चीज़ भी पहुँचे। लेकिन कभी ये नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे रीति रिवाज यहाँ राजस्थान की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये नियम है। पूरे देश में भी मेरे हिसाब से बेटी को बेटी ही समझा जाता है, दामाद को दामाद ही समझा जाता है। नियम वो के वही लगने चाहिए। फिर भी कहीं अगर ऐसे नियम नहीं लगते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर लगते हैं तो कोई भी बेटी का जितना खर्च होता है निश्चित तौर पर उसके परिवार वाले उससे ज़्यादा ही देने का प्रयास करते हैं। बल्कि आजकल रिवाज हो गया कि पूछ लेते हैं बेटा कितना खर्चा हुआ बता दो, ताकि हम तुम्हारे को उतना ही खर्च दे सकें कल को, ताकि तुम्हारे ससुराल वाले ये नहीं कहे कि यार खर्चा तो इतना कर दिया, रिटर्न में क्या आया। क्योंकि ये हर घर की पूछने की आदत है। हो सकता है कोई कम पूछते हो, कोई ज़्यादा, कोई बिल्कुल नहीं, लेकिन जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ जवाब देने के लिए फिर अपने पास में ठोस जवाब होना चाहिए। अगर ये सब है तो बिल्कुल निश्चिंत मान के चलिए झगड़े की जड़ खत्म हो गई। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं ना कि बहू कुछ नहीं लाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा मन से निकालना होगा। एक बार घाटा खा लो, और घाटा क्या, एक बार सिर्फ परख के देखना है। जब रिटर्न आएगा तब आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि भाई जितना का खर्चा अपन ने किया उससे तो ज़्यादा खर्च सामने वाले ने कर दिया। क्योंकि उसके खुद के माता पिता के जाएगी तो निश्चित है डबल लेकर के आएगी। और अगर आस पड़ोस के रिश्तेदार, बुआ बेटी, ऐसा बुआ मामा चाचा था, उसमें भी जाएगी तो वो तो देंगे ही देंगे। अपने पिता के परिवार के थ्रू भी जा रही है तो पिता को भी देना वाजिबी है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, ये छोटे मोटे खर्चे जो है ना, इससे भी कई बार झगड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आप कर दें, खुले हाथ से कर दें, क्योंकि ये धन सब यहीं रह जाने वाला है। अंत सबका यही है कि धन सारा यहीं रहेगा, तो क्यों ना उसको अपने परिवार के लिए खर्च करके दिया जाए। क्योंकि जिस बहू को आप अपने घर में पाल रहे हैं, या यूँ कहूँ कि जो बहू आपके घर रहने अब आई है, वो आपको क्या क्या देने वाली है, क्या क्या आपके लिए करने वाली है, उसकी अगर हम पैसों से तुलना करें, उसके वर्क एफिशिएंसी की तुलना करें, तो उसका तो कोई मोल है ही नहीं। अभी उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है। मेरा ध्यान बार बार घड़ी की तरफ भी है कि ये चैप्टर कितना लंबा हो जाएगा, आप लोग सुन पाएंगे कि नहीं पाएंगे इतना लंबा, आप में धैर्य है कि नहीं ये भगवान जाने। लेकिन अगर घर में ऐसी समस्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स भी अपन ने समझ लिए तो बहुत सारा काम हो जाएगा। चलिए आगे जल्दी से बढ़ते हैं। बहू को काम वाली बाई तो नहीं समझ लिया अपन ने। दोस्तों क्या है ये मैटर, अब क्या बोलें इस बारे में। हालांकि बहू आती तो काम करने के लिए ये सब जानते हैं, लेकिन वो अपना समझ के काम कर रही है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसे काम करवाया जा रहा है, ये उससे सबसे ज़्यादा घटिया बात होती है। मैंने आपको भी ऊपर यही बात की, दखल अंदाजी और ये मायके आने। अगर आपने ये मायके वाला पॉइंट समझ लिया, यानी उसको सब अपनी मर्जी पे छोड़ दिया कि भाई तेरे को जो अच्छा लगता है वो कर, सारी जिम्मेदारी तेरी है।
अच्छा होगा तो तेरी जिम्मेदारी, बुरा होगा तो तेरी जिम्मेदारी। बस यही बात भी अगर अपन ने यहाँ समझ ली, बहू को अगर आई है तो किचन संभलाना अपना काम है, घर का पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना, वो सब उसका काम है। बस वो उसे अपने मन और खुशी से समझने दो। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ऊपर की सफाई नहीं की, यहाँ कचरा पड़ा, वो पड़ा है, ये पड़ा है। तो ये जो ताने हैं ना, आप जानते हैं किसको दिए जाते हैं? काम वाली बाई को। मैं तो कहूँ आज की तारीख में तो ये ताने आप उसे भी नहीं दे सकते, क्योंकि काम वाली बाई मिलना कितना टफ है। ये बड़े मेट्रो शहरों में आप जानते हैं कितनी बड़ी हेडेक है ये। इसलिए कई बार मैं कुछ यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देखता हूँ, एक काम वाली बाई को एक औरत, आइए आपका इंतज़ार था, ऐसा करके कोई गाना चल रहा होता है, उसमें देख करके बड़े प्रसन्नचित अंदाज में उसकी आरती पूजा करके उसको एंट्री करवाई जा रही थी घर में, क्योंकि उसने 2 दिन की छुट्टी ली थी। और 2 दिन की छुट्टी में उनका क्या हाल हो गया वो समझ नहीं सकते हम, मतलब उसके मन स्थिति। लेकिन जिसके घर में बीतता है वो जान जाते हैं कि ये क्या हाल हुआ। तो ये जो चीज़ है इसको अपने को समझना होगा। बहू को उसका काम समझ के उसे करने देना है, ना कि उसे ये कि तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो नौकरानी नहीं है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। नौकरानी समझ लिया अगर उसे, तो बस वो घर फिर वैसा ही ट्रीट होगा। बहू मतलब शुक्र, शुक्र मतलब साक्षात लक्ष्मी। अब आप सोच लीजिए, लक्ष्मी आपके घर में अगर काम करे, आपकी क्या बरकत होगी। और आपके अगर घर में वही लक्ष्मी नौकरानी बन के काम करे तो क्या बरकत होगी। रोटी घर में भी बनती है, रोटी ढाबे पे भी बनती है। आप सोचिए बरकत किसकी है। कुल मिलाकर के मैं इस पॉइंट को क्या समझाऊँ, आप सब लोग बहुत समझदार हैं। मैं कहूँ मेरे से कई गुना समझदार आप लोग होंगे। बस ये है कि इसको अगर विषय को समझ आ गया तो घर की झगड़े खत्म होने की गारंटी यहाँ हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो को यहाँ तक वही सुन रहा होगा जो समझदार होगा, जिसने ये आसपास देखा होगा या जिसके घर में ये चल रहा होगा। उसे ये समझने की देर है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए, कहाँ इसको ख़त्म करना है। तो सिर्फ यही है कि बहू को बहू न समझ करके सबसे पहले तो बेटी समझे। खैर ये तो एक विषय अलग हो गया। कई लोग कहते हैं ना कि बहू को बेटी समझो, नहीं समझा जा सकता, ये गलत विषय, बिल्कुल गलत है ये बात। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि बेटी से मोह जन्म दिया आपने उसको, बहुत सारा उसके साथ बचपन का फीलिंग है। बहू तो बिल्कुल 25 साल की उम्र में बाद आई है, मतलब आप 50 साल की उम्र में आई है, वो 25 की और आप 50 के तब आई है। वो बहुत सारे चेंजेस है। माँ और बेटी का रिश्ता वास्तव में अलग है। बहू, आप बहू को सिर्फ बहू ही समझ लो, मैं कह रहा हूँ इसमें भी स्वर्ग प्राप्ति जैसा आनंद आ जाएगा। बेटी को समझना तो बहुत ही रेयर चीज़ हो गई, मतलब बहुत ज़बरदस्त पुण्य होंगे ना, तब जाके बहू को बेटी समझा जा सकता है। या यूँ कहूँ कि बहू को बेटी जैसा सुख मिल सकता है, मतलब अपने को भी बहू वाला जो सुख है वो बेटी के रूप में मिल सके। ये तो बहुत परमात्मा की देन हो जाती है। वो अपन तो बहू को सिर्फ बहू समझें, वो जिस काम के लिए आई है उसे वो काम करने दे। उसके क्या काम है? पति की सेवा, पति और पत्नी दोनों की फिजिकल नीड पूरी होनी, अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो करने, या एक परिवार का जो भी हो सकता है। आप उससे ये उम्मीद ना करें कि भाई तुझे क्या आता है, क्या डिग्री है, तुझे पापड़ बनाने आते हैं, तुझे सिलाई करनी आती है, तुझे गार्डनिंग आती है, तुझे ये आता है, तुझे वो आता है, तुझे मोटर बंद हो जाए तो पानी खींचना आता है, पानी कुएं से लाना आता है, ये करना आता है, वो करना आता नहीं। आप एक बहू लाए हैं, परफेक्ट नौकरानी नहीं लाए हैं। बस इस बात का अपने को ध्यान रखना है। परफेक्ट नौकरानी लानी हो तो बिल्कुल अखबार में इंटरव्यू निकालो, कब कौन सी किस कास्ट की आएगी, कैसी शक्ल की आएगी, कैसे आचार विचार की आएगी, कैसे नेचर की आएगी, वो फिर आपके हाथ में नहीं है चुनना। जो आएगी, जहाँ आपकी तनख्वाह पे बात सेट हो जाए वो आपको मानना पड़ेगा। और बहू लाएँ तो यहाँ आपकी पूरी मर्जी चलेगी। सुंदर होनी चाहिए, अपनी कास्ट की होनी चाहिए, अपने धर्म की होनी चाहिए, अपना ये होना चाहिए, अपना वो होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इतना दहेज आना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, ये करना वो करना, शादी के बाद नौकरी करनी है नहीं करनी है, ये सब शर्तें आप मनवा करके लाएंगे। इसलिए इन शर्तों का पालन करते हुए, आदर करते हुए उसे एक इंसान वाली ज़िंदगी दें। नौकर तो मैंने बता ही दिया आपको किस प्रकार का व्यवहार होगा, और नौकर घर में बरकत नहीं ला सकता, लेकिन लक्ष्मी घर में चलती फिरती हुई, खाना बनाती हुई, झाड़ू पोछा करती हुई, या वो जो हर काम जिसको देखकर खुशी होती है, वो जब माता लक्ष्मी के समान, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि माता लक्ष्मी हमारे घर में काम करे, लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप वो देवी जब घर में खुशी खुशी वो काम करेगी, आपके घर में दिन दूनी और रात चौगनी ना हो जाए तो फिर कहिएगा मुझे। तो इस पॉइंट को संक्षेप में बताने का मैंने प्रयास किया। इस पर भी 1 घंटा खींच सकता है, लेकिन हमें नहीं खींचना। इतनी सी बात से आप समझ जाएं कि क्या है ये विषय। इन सब
पॉइंटों में या इस पूरे विषय में सबसे मुख्य रोल तो पति का है। और रोल क्या है कि करना क्या है उसे ये समझना है, क्योंकि यही समझ नहीं आता कई बार, किसका पक्ष लेवें किसका नहीं लेवें, न्यूट्रल रहें या क्या करें, ये चक्करघन्नी है, ये समझना होगा। माँ का पक्ष ले तो जोरू का गुलाम, जोरू पत्नी का पक्ष ले तो माँ के नाड़े से बंधा हुआ। ये हमारे इधर की भाषा है, या आपके इधर और पता नहीं क्या कहते होंगे। यानी अभी तक माँ के नाड़े से बंधा हुआ, यानी कि मतलब माँ का लाल है, माँ का लाडला है, माँ का ये है, माँ का वो है। गलत तो दोनों ही नहीं है। यानी जोरू का गुलाम यानी पत्नी का प्रिय होना भी उतना ही अच्छा है जितना माँ का लाडला यानी माँ का सेवक, माँ का भक्त श्रवण कुमार होना। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी है, लेकिन इनको कई बार ताना दे करके बोला जाता है। अब ये ताना देना क्या है, तो ये यही है कि पति रोल निभा रहा है, किसका पक्ष लेना है। तो ये यही विषय है। मतलब इस पूरे रोल को अगर आप हो सकता है स्टार्टिंग का ना भी समझें, हालांकि समझना ज़रूरी है, लेकिन ना भी समझें तो यहाँ सिर्फ रोल ये होना चाहिए कि जन्म जिसने दिया है दूध का कर्ज उसका भी निभाना है, और जिसने 7 फेरे लिए हैं साथ उसका भी निभाना है। समझ गए होंगे आप। दूध का कर्ज उसका भी निभाना है जिसने जन्म दिया है, और 7 फेरों का वचन उसके साथ भी निभाना है जो हमारी पत्नी बनकर घर आई है। क्योंकि माँ आधे रास्ते पर छोड़ के चली जाएगी, ये निश्चित है। पत्नी अंतिम सांस तक साथ निभाएगी, ये भी सुनिश्चित है। इसलिए भगवान ने 2 हाथ दिए हैं कि पीछे के हाथ से माँ को पकड़ो, आगे के हाथ से पत्नी को पकड़ो। उल्टा भी कर सकते हैं, माँ को आगे रख सकते हैं, पीछे पत्नी को भी रख सकते हैं। ये 2 हाथ देने का कारण यही है। इन दोनों हाथों से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। दोनों में अगर प्यार है तो दोनों हाथ पास पास ले आओ। दोनों हाथों में अगर प्यार नहीं है, यानी सास बहू में प्यार नहीं है, तो दोनों को इतना दूर दूर कर दो। इतना दूर दूर का मतलब दोनों हाथों से आप पकड़े रहो कि दोनों एक दूसरे की गर्दन ना पकड़ सकें। गर्दन पकड़ने का मतलब दोनों एक दूसरे पर लड़ न सके, दोनों एक दूसरे पर आरोप ना लगा सके, दोनों एक दूसरे से बिना मतलब का झगड़ा ना कर सके। यानी इन दोनों हाथों से आप जब चाहें तब उन्हें पास ले आएँ, जब चाहें तब दूर ले आएँ। हालांकि ये अपने बस का नहीं है, होगा तो वही जो परमात्मा चाहेगा, और वो जो दोनों चाहेंगे। अपना काम सिर्फ इन दोनों हाथों से दूर करना है। यानी दोनों के बीच में एक दीवार बन के खड़ा होना है। गलत कोई भी हो, मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ, पत्नी गलत है तो पत्नी को मत सुनाने लग जाओ, माता गलत है तो माता को सुनाने मत लग जाओ। ये तो परिवार ख़त्म करने जैसी स्थिति हो जाएगी। एक दूसरे के सामने कभी किसी को मत डांटो। यहाँ मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन बनना चाहिए। पत्नी के कमरे में यानी खुद के कमरे में जाओ तो पत्नी को कहो, अरे यार माँ है, क्या हो गया बोल दिया, तो पुराना स्वभाव है, थोड़ा गर्म स्वभाव है, कह दिया, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। कोई तकलीफ हो तो मुझे कहो। माँ है, कितने दिन की है, देखो बूढ़ी हो गई है, देखो बीपी हो गया, देखो ये हो गया, देखो कल को ये हो जाएगा, कल को वो हो जाएगा, फिर किससे लड़ेंगे। आज है तो कम से कम बच्चों का ध्यान रखती है, आज है तो कम से कम छोटा मोटा काम निपटा लेती है, आज है तो कम से कम तुम्हारे लिए सब्जी काट के रख देती है। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें वो तुम्हारे लिए कर देती है। वो पड़ोस में शर्मा जी की वाइफ को देखो या वर्मा जी की वाइफ को देखो, उनके पास माता जी नहीं है, उनकी नहीं है, तो वो बेचारी दिन भर खुद पीटती है। बच्चों को लेने जाना होता तो ताला लगा करके घर को जाना पड़ता, पीछे से चोरी हो गई तो। कितने एडवांटेजेस हैं अपनी माँ के। ठीक है थोड़ी बोल लेती है, बकोरी है, थोड़ा सा स्वभाव खराब है, क्या करें, करने दो ऐसा। आप अपनी माता की बात थोड़ी सी मामूली सी उस लेवल की बुराई कर सकते हैं जो सुनी जा सकती हो। ऐसा बेकार वाली बुराई नहीं, सिर्फ जो सुनी समझी जा सकती है वो वाली बुराई उनको करके अपनी पत्नी का दिल जीत सकते हैं। और यही काम इसका उल्टा अपनी माता के कमरे में जा कर के, अरे क्या हो गया माँ, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, तेरे को पता नहीं है, कहाँ से आई है, वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा उधर बोलने का थोड़ा प्रॉब्लम है, हो सकता है वो अच्छा बोलना चाह रही हो लेकिन उसके मुंह से थोड़ा खड़ी बोली निकल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा समझ में अपने को गलत लग रहा हो। और क्या करना है तुझे, तू मस्त रहे, रोटी खा, मजा कर, भगवान का नाम ले, ये रुद्राक्ष की माला पकड़, जाप कर, ये कर, वो कर, पोतों में ध्यान लगा, पोती में ध्यान लगा, इधर उधर की बातों में आराम से पड़ोसनों से मज़े कर। तेरी सारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई तो दिन भर फ्री है घूमने के लिए, सारा मज़ा कर सकती है, तेरे को टाइम टू टाइम खाना मिलेगा। ऐसा तो नौकर भी क्या बना के ला के देगा जितना ये टाइम पे लाती है। सुबह दूध, चाय, नाश्ता, दिन में खाना, फिर शाम को चाय, फिर ये, ऐसा कोई कर सकता है क्या। तो काय को बोलना अपने को, इसको काय को ऐसा कुछ कहना, कुछ भी अपनी तरफ से जो आपको बोलकर आपकी माता को खुशी मिले वो सारी चीज़ें आपको बोलनी है। 2-4 बातें बहू के लिए अगर थोड़ी सी ऐसी बोल भी दोगे कि यार ये तो ऐसी है, मेरे को भी ऐसे बोल देती है, मैं क्या लड़ूँ फिर। अगर हम ऐसे लड़े तो दिन भर ही लड़ता रहे, मैं तो पीट दूँ उसको अच्छे से, पता नहीं क्या क्या कर दूँ मैं उसको। पर छोड़ो, मैं भी इग्नोर कर देता हूँ, तुम भी इग्नोर कर दे,
तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ, अपन दोनों का स्वभाव एक ही, अपने को इग्नोर करना है। तो ऐसा कर कर के खाली समझा देना है। मैं नहीं कहता कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है, बहुत सफल है, गारंटेड हिट होगा, लेकिन कुछ तो होगा। दोनों का गुस्सा कम से कम ये तो शांत होगा कि यार चलो और कोई हो ना हो, ये आदमी जिसका नाम रमेश, सुरेश, महेश, अनिल, सुनील, विपिल, विपुल, कुछ भी हो सकता है, आप और मैं भी हो सकते हैं, कम से कम ये तो होगा कि यार ये मेरा है। पत्नी समझेगी मेरा है, माँ समझेगी मेरा है। और ये समझना ही घर को बचाता है। जिस दिन उन दोनों ने ये समझ लिया कि नहीं